दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव तो बहुत सारे होने हैं, लेकिन इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि वहां भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने होंगी। आपको पहले भी याद होगा कि वहां पर जेडीएस ने अपनी सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था, बसपा उनके साथ थी, लेकिन एक उलटफेर ऐसा हुआ कि वहां एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और वहां पर बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। इस बार कांग्रेस उस उठापटक का बदला लेना चाहेगी और चाहेगी कि वो दोबारा से सत्ता में आ जाए। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली है। तो क्या बीएसपी और जेडीएस के दोबारा गठबंधन होने की भी कोई संभावना है? इस सारी चीजों में बात करेंगे और देखेंगे कुछ आंकड़े, क्या कुछ कहते हैं आंकड़े, आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी है। और वैसे तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती मना कर चुकी हैं कि वो अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन राजनीति में निश्चित कुछ भी नहीं होता। तो दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक में कुल मिला के 224 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 36 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 15 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वहां पे आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 80 सीट मिली थी। जनता दल एस को 37 सीट मिली और बीएसपी को एक सीट मिली और वो थे बीएसपी के एन महेश, जो बाद में बसपा के कर्नाटक में शिक्षा मंत्री बने कुमार स्वामी की सरकार में। 2018 की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीएसपी और जनता दल एस का चुनावी गठबंधन था। चुनाव के बाद हालांकि कांग्रेस इसमें शामिल हुई और फिर आखिरकार वहां सरकार बनी। एस कुमार स्वामी के नेतृत्व में और जनता दल सेक्युलर ने सरकार बनाई। ये गलत लिखा हुआ है, इसको यूनाइटेड ना पढ़े। जनता दल सेक्युलर ने वहां सरकार बनाई और बीएसपी के एकमात्र विधायक एन महेश वहां पर शिक्षा मंत्री बनते हैं। गठबंधन सरकार हालांकि विफल साबित होती है और वहां भाजपा जोड़ तोड़ के बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है और वर्तमान में वहां बसवराज बोमई कर्नाटक के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 2013 की हम बात करें तो बीजेपी को वहां 120 विधायक जिताने का मौका मिला, कांग्रेस को 72 सीट मिली, जनता दल एस को 30 और तब बीजेपी की सरकार बन गई थी। कर्नाटक में अगर हम जातीय समीकरण को देखना चाहें तो वहां दलित जो है लगभग वहां पर 19% है, मुस्लिम जो है वो 16% है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वहां पर 16% है। लिंगायत एक वहां की कम्युनिटी है, लिंगायत वहां 14% है और वोकलिगा वहां पर 11% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी कर्नाटक में 5% है और जैन और बौद्ध को भी हम मिला लें इसमें तो 3% जैन और बौद्ध भी वहां मौजूद हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो वहां हिजाब को लेके बहुत कुछ हुआ था। आपने देखा होगा कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों के हिजाब को पहनने को लेके काफी कुछ खींचातान हुई और एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मिल गया और तनाव पैदा हुआ। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दलित समुदाय पर भी अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं यहाँ पर लगातार आती रहती हैं। कभी तो मंदिर में ना जाने की घटना आती है, तो कभी पीने के पानी में गंदगी मिला देने की खबर आती है, जिससे दलित समाज में काफी आक्रोश होता है। एक समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा बहुत दबदबा था, क्योंकि तब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा ने सपा ज्वाइन की थी। एस बंगारप्पा पुराने सोशलिस्ट नेता हैं जो कि बाद में कांग्रेस में गए और उन्होंने कुछ एक दूसरी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन वो आखिर में समाजवादी पार्टी में भी आ गए। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और उनके पद छोड़ने के बाद वीरप्पा मोइली वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि जो वर्तमान स्थिति है वहां पे बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। आपको पता है कि सबसे पहले सक्रिय होने वाली पार्टी में से बीजेपी है। चुनाव में सबसे पहले सबसे ज्यादा ताकत लगाती है बीजेपी और वो चाहती है कि किसी भी हालत में यहाँ दोबारा सरकार बना ली जाए, जबकि कांग्रेस चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो मिले कांग्रेस को। और लेकिन वहां पर धर्म का जो कार्ड है वो चल दिया है। कर्नाटक में एक भव्य राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है और इसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान जो है वो कर दिया गया है। तो मतलब केवल अयोध्या ही नहीं, कर्नाटक में भी एक बड़ा भव्य राम मंदिर बना के दिया जाएगा। कांग्रेस के लिए कर्नाटक फिलहाल एक बड़ी चुनौती है और चुनौती इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक से आते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत जरूर प्रेशर होगा कि वो परफॉर्म करके दिखाएं। और
दलित मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। वो इसलिए भी कि वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा जो है इस क्षेत्र में काफ़ी सफल मानी गई है। शुरुआत के समय में आपने देखा होगा इस इलाकों में बहुत ज़बरदस्त जनसमूह भारत जोड़ो यात्रा के साथ चला था और इसी वजह से कांग्रेस चाहती है कि यहाँ वो अच्छा करे और भाजपा को इस बार विपक्ष में बिठा दे। कांग्रेस की ये बड़ी जीत होगी अगर वो हासिल कर लेती है, लेकिन बशर्ते कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये धुआंधार प्रचार करें और बीजेपी से किसी भी तरह 19 ना रहें, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक देती है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने 2 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। एनपीएस यानी सरकारी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में अब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी और हिमाचल में ये पोल प्रॉमिस था, उनके चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा था और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हरा के सरकार बना के दिखा दिया इस मुद्दे पे। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक हिंसा, अल्पसंख्यक और दलितों पे अत्याचार, धारा 370, रामचरितमानस की जो चौपाइयां चर्चा में रही, राम मंदिर का निर्माण, ये सब दोनों तरफ के मुद्दे बनेंगे। पक्ष विपक्ष इन पे एक दूसरे के ऊपर एक तरह से घेराव करेगा, लामबंद रहेगा और सांप्रदायिक मुद्दे भी बहुत अहम रहेंगे, जैसे कि अभी हालिया जो मुद्दा है राजस्थान का, जहां जुनैद और उनके साथी को जला दिया गया और गौरक्षक जो है वो इस मामले में लिप्त बताए जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे अहम होंगे। बीएसपी क्या कुछ करेगी वहां पे, क्योंकि अभी वहां बसपा की यात्राएं शुरू होने वाली हैं। खबर है कि तमिलनाडु की जो बसपा इकाई है, आर्मस्ट्रांग जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो वहां सभा करेगी। बगल के ही तेलंगाना में बसपा के आरएस प्रवीण कुमार अपनी गतिविधियों को तेज किए हुए हैं। कर्नाटक में बसपा के पास कोई फेस तो नहीं है, कोई नाम नहीं है फिलहाल। एन महेश थे, शिक्षा मंत्री बने थे, उनको बहन जी ने निष्कासित कर दिया और इसीलिए बसपा अपने जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उसी पे चल रही है। कांग्रेस इस बार बीजेपी को आसानी से जीतने नहीं देगी और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा फैक्टर होंगे, उनको दुगनी मेहनत करनी होगी और वहां पर अगर ऐसा होता है तो फिर बड़ी सेंध लगेगी और क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इसलिए कांग्रेस भी चाहेगी कि अपनी स्थिति मजबूत कर ले और बहुत से विश्लेषण बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 100 का आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि सैकड़ा जो है पिछले चुनावों में कांग्रेस पार नहीं कर पा रही है, 2 बार से यही हो रहा है। पूरे विश्लेषण पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या बसपा जेडीएस का गठबंधन होगा या कांग्रेस कोई बड़ी अहम भूमिका निभाएगी और एक वहां पे एक लार्जर पॉलिटिकल कोलिशन नजर आएगा? इस सब पे क्या कुछ होगा, होना चाहिए? आपके पूरे इस विश्लेषण पे क्या विचार है? हमको कमेंट करके बताइए। अब चुनावी साल में ऐसे ही विश्लेषण हम आपके लाते रहेंगे। बाकी दर्शन सोलंकी का मुद्दा है, उस पे अगर आपने हमारी प्रोफेसर रतन लाल का इंटरव्यू नहीं देखा तो अभी जाके देखिए उसको। हमने प्रोफेसर रतन लाल से इस मुद्दे पर बहुत अहम बातचीत की थी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।